चिकन इडली। गुल्लेपुड़ी नामक गांव में रितेश और हिमेश दो भाई होटल चलाते थे। दोनों भाइयों की शादी होने के बावजूद भी वो अच्छे से एक ही घर में रहते थे। वो होटल में जो स्पेशल चिकन इडली वो सूप आजू बाजू के पूरे गांव में फेमस हो गया था। चिकन करी सिर्फ हिमेश बनाता था। वो बनाते वक्त किसी को अपने पास नहीं आने देता था। उनकी चिकन इडली खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते थे। एक दिन रितेश की पत्नी सती से उसका भाई सोनू मिलने आता है। सती, क्यों रे, इतने दिनों बाद तुझे याद आई क्या? सब ठीक है ना? आते आते जीजा जी से मिल के आना था ना? सोनू, हाँ गया था, पर वहाँ जो मैंने देखा वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। होटल में जीजा जी इतनी मेहनत कर रहे थे और उनका भाई काउंटर संभाल रहा है। वो बैठकर कितने पैसे दबा रहा है पता नहीं। वैसे भी आप लोगों की दो फैमिली हो गई है ना, फिर मिलकर रहना क्यों? सती, सच कह रहा है तू। असल में ये बात मेरे दिमाग में बहुत पहले से है। तेरे जीजा जी से बोला था एक बार, बहुत झगड़ा हो गया था हमारे बीच, बातचीत भी बंद हो गई थी। फिर से बोलूंगी तो मारेंगे, इसी डर से नहीं बोलती। सोनू, अरे पगली, ऐसी बातें डायरेक्ट जीजा जी से थोड़ी कही जाती है। जिसको बोलना है उसी को ही बोलना चाहिए। धीरे धीरे अपनी देवरानी से कड़वी कड़वी बातें किया करो और बोला करो। तब तक तुम्हारा देवर गले से पैसे दबाता है, मैं ऐसा पूरे गांव में फैला के आता हूँ, बदनाम करता हूँ उसको। फिर अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग ही चले जाएंगे यहाँ से, कहकर चला गया। कुछ दिनों बाद रितेश कुछ काम से बाहर जाता है। उस समय सोनू गांव वाले को बताता है कि हिमेश गले से पैसे चोरी करता है करके। वैसे ही सती अपनी देवरानी को छोटी छोटी बात पर खरी खोटी सुनाने लगी, जिससे उसको भी बहुत बुरा लगने लगा। कुछ दिनों बाद हिमेश को वो बात पता चलती है। वो सती के पास आता है। हिमेश, भाभी जी, आपको अलग करना है तो मुझसे बोलो, लेकिन अपने भाई को बताकर गांव में बदनाम करने की जरूरत नहीं। मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दो, मैं खुद चला जाऊंगा अलग। सती, ओहो, अलग जाओगे? असली मर्द होते तो सुनते नहीं, सहन नहीं करते। तू तो बड़ी ढीठ हो। दिव्या, दीदी जी, जबान संभाल कर बात कीजिए। अभी तक जितना कमाए आप लोगों को ही दिए। लगी तो जीजा जी से पूछ लो, इसीलिए अभी बता रही हूँ। अब से तुम्हारे होटल में नहीं आएंगे, अब जा रहे हैं। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से घर छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद हिमेश हाईवे के बाजू में उसके दोस्त की जगह पर एक बम्बू का रूम बनाता है और अपनी पत्नी को साथ लेकर हाईवे पर आने जाने वालों को चिकन इडली बनाकर बेचता है। उधर से आने जाने वाले ट्रक, कार वाले उसके छोटे ठेले पर रुकने लगे। अब धीरे धीरे बहुत लोग आने लगे। अब गांव से आए रितेश को होटल में भाई नहीं दिखाई दिया। उसकी जगह पर सोनू चिकन इडली के नाम पर सड़ा हुआ चिकन इडली बना रहा था। ये सब रितेश को समझ में नहीं आया। वो अपने भाई के पास जाकर उसे होटल में आने को कहता है, लेकिन हिमेश आने से मना कर देता है। इससे वो दुखी होकर वापस आता है। एक दिन होटल में सोनू, अरे जीजा जी, आपने सुना क्या? आपके भाई ने नया होटल लगाया है, सभी लोगों को आपके बारे में गलत सलत बता रहा है, इसलिए आपका धंधा कम हो रहा है। इसका मतलब आपका भाई पहले से ही सेपरेट होटल डालने का प्लान बनाया था। रितेश, वैसे भी रोड के बाजू में होटल लगाने की जरूरत क्या थी? भैया ये होटल मुझे चाहिए बोल देता था तो मैं दे देता था, पर उसने ऐसा क्यों किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सोनू, अरे जीजा जी, आप तो आपकी पत्नी की बात ही नहीं मानते। सभी ऐसे नहीं रहते। ऊपर से वो कैश काउंटर संभालता था ना, कुछ पैसा चुराया होगा उसने, ऐसा कहता है। ऐसा सब चल रहा था। एक दिन हिमेश लोगों को चिकन इडली दे रहा था। उतने में वहाँ सोनू के दोस्त आकर चिकन इडली खाते हैं और चिकन इडली खराब है करके हिमेश से झगड़ा करने लगते हैं। ये देख वहाँ के लोग उन्हें रोकने लगे, तो भी वो नहीं रुक रहे थे। वहाँ पर रखे इडली की गाड़ी को तोड़ फोड़ करने का प्रयास कर रहे थे। ये देख हिमेश रोकने आया तो उसको मारने के लिए आ रहे थे। उधर से बाइक पर जाते हुए रितेश ने ये सब देखा। फटाफट गाड़ी स्टैंड पर लगाकर उन लोगों की अच्छे से धुलाई की। फिर उनको पकड़कर देखता है तो क्या ये तो सोनू के दोस्त थे और 4 रपटे लगाता है। उससे वो लोग बता देते हैं कि सोनू ने ही ऐसा करने को कहा है करके।
ये सब सुन रितेश हिमेश से मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। ये चिकन इडली अब से अपन अपने होटल में ही बनाएंगे। उससे पहले अपने होटल में थोड़ा कचरा जमा है, उसे साफ कर कर आता हूँ। अब अपने बीच में कभी झगड़े नहीं होंगे। ऐसा कहकर फुल स्पीड में अपने होटल में आता है और कैश काउंटर पर बैठे सोनू को बाहर खींचकर बहुत धुलाई करता है और वहां से भगा देता है। उस दिन के बाद से रितेश और हिमेश दोनों मिलकर खुशी खुशी अपना होटल चलाने लगे। आलमपुर नामक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो बड़ी मेहनत करके अपने खेत में फसल उगाता था। उसका नाम था किट्टू। उसको एक पत्नी और बच्चे भी थे। वो लोग अपने खेत के बाजू में ही झोपड़ी बनाकर झोपड़ी में रहते थे। किट्टू के पिताजी ने बहुत सारा कर्जा करके रखा था। उसे चुकाने के लिए किट्टू बहुत मेहनत करता था और परेशान भी रहता था। फसल में जो भी उगाया उसको बाजार में बेचकर घर आता था। वो देख कर्जा देने वाले तुरंत आ जाते थे। उनको पैसे देने के बाद हाथों में नहीं के बराबर पैसा रहता था। वो देख पत्नी, क्या है जी, इतनी मेहनत करके कमाया पैसा ब्याज में ही चला गया। अब इतने पैसे में अपना घर कैसे चलेगा? ये कर्जा कब खत्म होगा जी? किट्टू, हारे मेरे पिताजी की किए सो गलती की सजा अपन लोग भुगत रहे हैं। उन्हें जो शौक पाल रखे थे उसमें अपनी जमीन जायदाद चली गई और कर्जा अपने ऊपर डालकर चले गए आराम से, कहकर दुखी होते हैं। एक दिन कर्जा देने वाला एक आदमी को लेकर किट्टू के पास आता है और उनसे कहता है, बेटा किट्टू, तुम हमारा कर्जा चुका नहीं सकते, ये हमें समझ में आ गया। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे घर के पेपर मेरे पास गिरवी रखे थे ना, मैं वही ले लेता हूँ। इसके बदले में मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे, इससे तुम्हारा कर्जा चुकता हो गया। दूसरा आदमी, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे खेत के पेपर मेरे पास रखे थे, वो भी मैंने इसे दे दिया है। अब तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। किट्टू, ये क्या बोल रहे हो जी आप लोग? ब्याज तो देता ही आ रहा हूँ ना मैं, फिर बेचना क्यों? मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ये सुन आया हुआ व्यक्ति, बेटा तुम बेमतलब ही चिल्ला रहे हो, अब कोई फायदा नहीं। अब तुम तुरंत घर और अपना खेत छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मेरे आदमियों से खाली करवाता हूँ। तू मुझे नहीं जानता शायद, प्यार से बता रहा हूँ, सुन ले, ऐसा कहता है। ये सुनकर वो अपना सामान लेकर घर और खेत छोड़कर दूसरे गांव की तरफ निकलता है। बीच में जंगल पड़ता है, वहाँ उन्हें अंधेरा हो जाता है। वहाँ कुछ फल तोड़कर खाकर भूख मिटाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। वहाँ ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से सभी कांपने लगते हैं। सुबह होती है और वो लोग देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और उस पेड़ में बहुत बड़ा होल भी होता है। वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें वो बड़ा पसंद आता है। किट्टू अपनी पत्नी से कहता है, अपन पड़ोस के गांव में जाकर काम करने से अच्छा है यहीं रहकर जंगल में मिलने वाले जंगली कंद और शहद जमा करके बेचते हैं तो पैसा अच्छा आएगा। पत्नी, सही बोल रहे हो जी, वहाँ जाकर काम करने से तो अच्छा है, यही थोड़ी मेहनत करेंगे तो अच्छा रहेगा। और वो सभी लोग जंगल में कंद और शहद जमा करके हाईवे के बाजू में बेचने लगे। उस पेड़ घर में रहकर बाहर खाना बना के खाते थे और पेड़ के अंदर जाकर सोने लगे। एक दिन किट्टू एक पेड़ पर चढ़ता है किसी कंद के लिए। उसे पेड़ के नीचे कुछ बात करने की आवाजें सुनाई देती है। नीचे कुछ चोर लोग बातें करते रहते हैं। उसका नाम था नायक। सब लोग ध्यान से सुनो, मुझे लगता है अपना ठिकाना पुलिस को पता चल गया है, इसलिए हमें दूसरा ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। अगर किसी को कोई अच्छा ठिकाना पता हो तो बताओ, अपना और अपने लोगों का चोरी का माल लेकर वहाँ चलेंगे। इसमें से एक बंदा बोलता है, मैंने यहाँ से कुछ दूर पर एक बहुत बड़ा पेड़ देखा है, उसमें एक बहुत बड़ा होल है, मुझे लगता है वो अपने लिए ठीक रहेगा। ऐसा कहता है नायक। ऐसा है क्या? लेकिन बरोबर देखा ना, वहाँ कोई रहता तो नहीं ना? नहीं भाई, वहाँ कोई नहीं रहता, खाली है वो जगह। उसे देख के भी बहुत दिन हो गए, एक बार मैं जाके चेक करके आता हूँ। ऐसा बोलकर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद पिट्टू पेड़ पर से ही कूदता है और घर की तरफ तेजी से भागने लगता है और घर जाकर सबसे कहता है, मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही करो, ठीक है? ऐसा कहता है। अब वो उनका पूरा सामान लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और देखते रहते हैं। तभी वहाँ एक चोर आकर अच्छे से देखता है, चेक करता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो चोर लोग लूटा हुआ धन बोरे में लाकर वहाँ रखते हैं और उस घर में रख देते हैं। ये सब किट्टू और पूरे लोग छुपके से देख रहे थे। सामान रखकर चोर वहाँ से चले गए। किट्टू चलो कहते ही सभी लोग उसके साथ वहाँ पर आते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो बहुत सारे बोरे रखे हुए थे।
किट्टू खोलकर देखता है तो उसे बहुत सारा पैसा और गहने मिलते हैं। फिर किट्टू के इशारे पर सभी लोग मिलकर एक एक बोरा उठाकर वहां से चले जाते हैं। फिर चोर लोग वहां आते हैं पर उनके बोरे कम हो गए, उनको ध्यान में नहीं आता। अब किट्टू उन पैसों से बड़ा बंगला, कार सब खरीदता है और ठाठ से जीता है। फ्लाइंग टैक्सी। राम मोहन एमएससी में टॉप रैंक से पास होता है। दोस्त, भाई, रिश्तेदार सभी उसका अभिनंदन करते हैं। पिताजी, बेटा तुझे अभी कोई भी कॉलेज में आराम से लेक्चरर की नौकरी भी मिल सकती है और अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। तेरी जिंदगी एकदम सेट हो गई समझ बेटा। राम मोहन, पिताजी मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। माँ, क्या कर रहा है पता है क्या तुझे? इतनी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी देखकर शादी करके अच्छे जिंदगी जीने के बजाय नौकरी नहीं करना चाहता? क्यों, क्या करना चाहता है तू? IAS करना चाहता है क्या? उसमें भी तो कलेक्टर ही बनेगा और नौकरी ही करेगा। ऐसा कहती है। राम मोहन, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ माँ। तभी एक रिश्तेदार, उसके लिए भी तुझे किसी साइंटिस्ट के लैब में जाना पड़ेगा ही ना, ऐसा कहता है। राम मोहन, मैं किसी के पास जाकर PhD नहीं करूंगा, मैं खुद लैब बनाकर एक्सपेरिमेंट करके नए नए चीजों का आविष्कार करूंगा। सब लोग ये सुनकर इस पागल से हमको क्या कहकर उसे समझाना छोड़ देते हैं। राम मोहन को एक छोटा भाई था जो स्कूल जाता था। उसे सभी लोग बंटी कहकर बुलाते थे। राम मोहन घर में ही लैब बना लेता है। घर में ही एक बड़े कमरे में लैब बनाकर उसमें एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। एक दिन बंटी अपने खिलौने से रिमोट से चलने वाला प्लेन उड़ाते हुए लैब में आता है। भैया देखो मेरा प्लेन कैसे मस्त उड़ रहा है ना। अपनी कार भी ऐसी उड़ी ना तो मैं स्कूल बराबर 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। इस ठंडी में जल्दी उठना पड़ रहा है भैया। ऐसा हुआ तो थोड़ी देर में और सो सकता हूँ। अभी तो माँ से परेशान हूँ, रोज सुबह 6 बजे से उठाना चालू कर देती है, उठ उठ करके। ऐसा करते हुए रिमोट विमान को नीचे उतारता है। अब राम मोहन उस खिलौने विमान को हाथ में लेकर सोचने लगता है, मैं भी अपनी कार को उड़ने वाली कार अपने छोटे भाई के लिए बनाए तो कैसा रहेगा। अब राम मोहन एक उड़ने वाली कार बनाकर उसमें उनके ड्राइवर को बिठाकर हवा में उड़ने लगा। उसे कैसे चलाना ये सिखा रहा था। तभी माँ बंटी को स्कूल के ड्रेस में बाहर लाती है और अपने ड्राइवर को आवाज देती है, बहादुर बहादुर कहाँ हो? तभी बंटी ऊपर देखता है और कहता है, मम्मी बहादुर ऊपर है, कार में राउंड मार रहा है। ये देख खुश होकर बंटी तालियां बजाता है। तभी माँ भी आश्चर्य से सिर ऊपर करके देखती है। तभी कार आराम से नीचे उतरती है। दोनों भी लोग उसमें से बाहर आते हैं और राम मोहन सक्सेस सक्सेस माई फ्लाइंग कार सक्सेस और बहादुर से कहता है, अब तुझे चलाना आ गया ना, जाओ बंटी को स्कूल छोड़कर आओ, ऐसा कहता है। बंटी खुशी से मेरे भैया ग्रेट है करके एक पप्पी देता है और कार में चढ़कर बैठता है। तब बहादुर कहता है, माँ जी छोटे बाबू को स्कूल छोड़कर 10 मिनट में आता हूँ, आपको मार्केट जाना है आप बोल रहे थे ना, ऐसा कहता है। तभी कार ऊपर उड़ती है और स्पीड से आगे की ओर जाती है। कभी कभी राम मोहन अपने फ्लाइंग कार में उड़ते हुए घूमता है तो नीचे जाने वाले लोग उसे सिर उठाकर आश्चर्य से देखते थे। एक बार राम मोहन अपनी ब्रीफ केस लेकर बाहर अपनी कार के पास आता है। तभी वहाँ एक कार आती है और उसमें एक व्यक्ति उतरता है और एक ब्रीफ केस भर के पैसे दिखाकर कहता है व्यक्ति, मिस्टर राम मोहन आप अपने फ्लाइंग कार का फार्मूला हमें दिया तो इसमें जितना पैसा है वो सब तुम्हारा होगा। राम मोहन, सॉरी सर मैं अपना फार्मूला किसी को बेचना नहीं चाहता। व्यक्ति, क्या पैसे कम लग रहे हैं क्या? ऐसा बोल के ताली बजाता है। तभी और एक व्यक्ति कार से उतरता है और एक ब्रीफकेस उसे लाके देता है। वो भी खोलकर दिखाकर, इसमें करोड़ रुपए है, फार्मूला देकर ये भी ले लो। राम मोहन, देखिए मैं एक कार कंपनी के MD से बात करके अपने शहर में रात दिन टैक्सी चलाकर जीने वाले टैक्सी ड्राइवरों के लिए एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक एग्रीमेंट पर साइन किया है, इसलिए मैं आपको ये फार्मूला बेच नहीं सकता। सॉरी कहकर अपनी कार में चढ़कर ऊपर उड़ता है और आगे चला जाता है। नीचे जो लोग आए थे वो सोचते हैं, कैसे भी करके इसको डरा धमका के वो फार्मूला हमें लेना होगा।
भैया भैया आज मेरे स्कूल का एनिवर्सरी डे है। मुझे फिजिक्स में, चेस में, रनिंग रेस में प्राइज मिला है। मम्मी किसी कारण वहाँ नहीं आ सकती, आप तो आइए ना मेरे साथ में। ठीक है कहकर बंटी को लेकर फ्लाइंग कार में स्कूल जाता है। फंक्शन होने के बाद घर आता है। घर पर पुलिस आके रहती है। राम मोहन, क्या हुआ? आप लोग मेरे घर में क्यों आए हो? ऐसा कहता है। एसआई, तुम्हारे कार में खतरनाक बॉम्ब है। तुम तुम्हारे लैब में बॉम्ब बनाकर विदेशियों को बेचकर सप्लाई करते हो, ऐसी कंप्लेंट आई है। तुम्हारी कार हम चेक करना चाहते हैं। कहकर कार में रखा बीप्रेस खोल के देखता है तो उसमें बॉम्ब दिखा। सॉरी सर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, ऐसा कहता है। अब राम मोहन पुलिस स्टेशन जाकर एसआई को सब कुछ बताता है कि कैसे उसे पैसे का लालच दिखाकर फार्मूला के लिए आए थे और उसने उन्हें फार्मूला नहीं दिया। सारी बातें बताता है और वो बंटी के स्कूल में फंक्शन गया था, तभी शायद उन लोगों ने बॉम्ब से भरा ब्रीफकेस मेरी कार में रखा होगा, ऐसा बताता है एसआई। ठीक है, आपकी बताई सो बात मैं मानता हूँ। तुम्हारे घर पे लगा सीसीटीवी फुटेज देखकर हम उन्हें पकड़ेंगे, आप जाइए। और इसके 6 महीने बाद उस सिटी में फ्लाइंग टैक्सी चलने लगी। लोग भी अपना काम समय पे करने लगे। उस टैक्सी की बदौलत कम समय में यहाँ से वहाँ आने जाने लगे।